हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो क्लास करने जा रहे हैं वो हमारी एक इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि 1 तारीख को BPHCT 131 का एग्जाम है। इसलिए आज की क्लास मिस ना करें और ध्यान से जितनी भी चीजें होने वाली हैं उनको बड़े अच्छे से देखें। एक स्टूडेंट की कमेंट आई है कि सर हमारे पास जून 2025 के कितने पार्ट्स होने वाले हैं। तो इसके होंगे हमारे 3 पार्ट्स। आज हम एक पार्ट को डिस्कस करेंगे और जो रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स है वो हम कल ही अपलोड कर देंगे, क्योंकि 1 तारीख को आप सबका एग्जाम है। तो बिना किसी देरी के चलो फोकस करते हैं हमें क्या पढ़ना है और किन क्वेश्चंस पे डिस्कस करनी है। देखो, आज हम इसके 2 सेशन लेंगे। पहला होगा जून 2025 का जो PYQ है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों को। साथ में मैं डिस्कस करूंगा आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स, जो डाउट्स ऑलरेडी कमेंट में आए थे। आज हमारी बारी है उनको डिस्कस करने की। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम जो स्टार्ट करेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो किससे है? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। अब पहले डैम्प हार्मोनिक मोशन को समझ लो। आपका एग्जाम है, जो मैं बताने जा रहा हूं हो सकता है कि आपकी रिवीजन हो जाए। तो डैम्प हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। मान के चलिए कि अगर मैं एक पेंडुलम को, ठीक है, एक पेंडुलम को जनरली मैंने उसको यहां से, इधर से, ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन, यहां से मैंने ड्रॉप किया और वो चलते हुए ये ऐसे आ गया, ठीक है ना। तो ये इसका एक ऑसिलेशन। अभी जब ये वापस से अपनी एक साइकिल करके जिस जगह से छोड़ा वापस उसी जगह पर आएगा, तो ये इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। बात क्लियर। लेकिन अब दूसरे ऑसिलेशन के लिए जब ये वापस आएगा, यहां से स्टार्ट अगर करेगा तो वो ऑसिलेट करता हुआ यहां तक आएगा बस। फिर जब वो वापस जाएगा तो वो यहां तक जाएगा, वापस इधर तक। उसके बाद अगेन ये ऑसिलेट फिर से कंटिन्यू करेगा अपना। फिर वो यहां से स्टार्ट करेगा और स्टार्ट करके वो यहां तक आएगा। फिर उसके बाद वो यहां तक जाएगा। ऐसे ही एक पेंडुलम करता है और इस तरह से करते 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 फाइनली वो एक अपनी मेन पोजीशन पे आके रुक जाता है। इसे बोलते हैं डैंपिंग होना। लेकिन डैंपिंग को एक और तरीके से समझो। आपने देखा होगा जब हम गिटार बजा रहे होते हैं, गिटार की एक वायर को, गिटार की जो एक स्ट्रिंग होती है उसको ऐसे प्लग कर दो तो वो कंटिन्यू वाइब्रेट करती है। आपने उस वाइब्रेशन को फील जरूर किया होगा। अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो आपके हाथों में वो वाइब्रेशन फील होगा। और ये भी आपने नोट किया होगा कि वो इजीली नहीं रुकता है। मैं सही कह रहा हूं ना। लेकिन एक बात, अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये सबसे ही जरूरी है, क्योंकि ये थर्ड वाला पॉइंट ये बेहद जरूरी है कि एक्शन क्या होगा अगर हम एक और डैंपिंग के एग्जांपल को समझें। मान के चलो कि ये एक पानी का टब है, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ वाटर्स भरे पड़े हैं। अगर हम वाटर का एग्जांपल लें इसके अंदर, तो चलो ये रहा, ओके। अब हमने इसके अंदर एक बॉल को ड्रॉप किया। अगर इस बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा एक्शन में? क्या होगा एक्शन में? देखो ध्यान से। यहां पर ये जो पानी है, जब ये बॉल गिरेगी तो यहां पर एक ऐसा डिप बनेगा, बनेगा ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, फटाफट बता दो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहे होंगे, जिस वजह से बॉल जब पानी के अंदर गिरेगी धीरे 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 उसकी स्पीड खत्म हो जाएगी, यानी कि स्पीड कम होती जा रही है ना। अच्छा, अब पूरे सिनेरियो में चाहे हमने ये वाला एग्जांपल सेट किया चाहे ये वाला सेट किया, देखिए यहां से लेकर के जो ये पार्ट था, ये क्या था? इसका एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट ऑसिलेशन में ये एम्पलीट्यूड कम हो गया, उसके बाद ये एम्पलीट्यूड और कम हो गया। तो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में या डैम्प मोशन में कंटिन्यू जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता रहता है। ये वाले केस में स्पीड यानी कि उसका एम्पलीट्यूड, स्पीड का एम्पलीट्यूड यानी अमाउंट, वो धीरे 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 करके कम हुआ ना, तो ये डैम्प था। लेकिन इस केस में आपने फ्लूइड्स चैप्टर में 11th में पढ़ा होगा कि इसको स्टोक्स लॉ बोलते हैं, जिसका ये एक बेसिक फॉर्मूला आपने देखा होगा। अब इस बेसिक फॉर्मूले में ये जो फोर्स होती है, ये फोर्स कौन सी होती है? तो आंसर है डैम्पिंग की फोर्स या ड्रैग वाली फोर्स। मैं अगर आम भाषा में बोलूं तो ये वो फोर्स होती है जो स्पीड को कम करा रही होती है, जो एम्पलीट्यूड को कम करा रही होती है। तो ये फोर्स
डायरेक्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और रेस्ट ऑफ द जो पार्ट हैं वो क्या बन जाते हैं, कांस्टेंट। तो अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूं डैम्पिंग फोर्स के लिए, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, माइनस बीवी। माइनस क्या शो कर रहा है, ओपोजिशन, यानी ये फोर्स किसी मोशन को अपोज कर रही है, उसको धीरे धीरे कम कर रही है। चलो अब फटाफट से इस क्वेश्चन की एक बारीकी को देखो। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेटर। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मतलब है, इसका यह मतलब कि हम एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे, एक ऐसी इक्वेशन जिससे अगर कोई दूसरा पार्टिकल वो मोशन कर रहा होगा उसकी इक्वेशन इससे मैच करती है कि नहीं, ये हमें पता लगाना है। चलो एक बार देखिए क्या इसको फटाफट। हाय सर मेरा एग्जाम है। हाँ एग्जाम है, इसीलिए तो आपको 1 तारीख की तैयारी करा रहे हैं। जुड़े रहो अच्छे से और देखते रहो, ठीक है ना, क्या क्या हमारे पास सिनेरियो चल रहा है। देखो हम सबसे पहले इसको अगर हार्मोनिक मोशन कह रहे हैं तो इसके बिना तो हार्मोनिक मोशन कंप्लीट ही नहीं है। आप जानते हैं ना, क्योंकि ये फोर्स क्या करती है, ये फोर्स बताती है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी सिस्टम और पार्टिकल, जब हम उसको डिस्प्लेस करते हैं द फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट ना। स्प्रिंग को यहां खींचेंगे तो फोर्स कहां लगेगी, स्प्रिंग की ऑपोजिट में। स्प्रिंग को यहां खींचेंगे तो फोर्स कहां लगेगी, इस तरफ लगेगी। अच्छा ये हो गई पहली। नेक्स्ट और क्या होती है, एक ये रही ऑपोजिशन वाली फोर्स। अच्छा नेट फोर्स कितनी होगी, आप कहेंगे सर नेट फोर्स हो गई माइनस के एक्स माइनस बीवी, और बी क्या है, ये सारा का सारा डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। देखिए ये सारा सिनेरियो जो मैंने राइट हैंड से पे कराया आपको, ये आपके केवल समझने के लिए था, ठीक है ना। एग्जाम में ये करना है आपको। अगर हम नेट फोर्स का फॉर्मूला लिखें न्यूटन के अकॉर्डिंग तो वो क्या है, एम इंटू ए माइनस के एक्स माइनस में बीवी। और ए को अगर सॉल्व करें, ध्यान से देख लो, ये होता है पोजीशन का सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, है कि ना। और इस माइनस वाली टर्म को मैं सब की सब टर्म को एक साइड लेकर आ जाऊं तो क्या बन जाएगी, प्लस के एक्स प्लस बीवी इक्वल्स 0। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी ना। इसीलिए इसीलिए एक और चीज देखो, ये जो m है इसको मैं पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देता हूं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी 2x बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स। उसके बाद क्या बनेगा, फटाफट फटाफट लिखते जाओ, उसके बाद क्या बनेगा, प्लस बी बाय एम इंटू में v इक्वल 0। ना दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन। हम b बाय एम को और आगे भी लिख सकते हैं 2 गामा, लेकिन हमें वो जरूर नहीं है, ये हमें फाइनली अचीव करनी होती है। क्या ये बात मेरी क्लियर हुई अभी तक? अगर ये बात समझ में आ गई हो कैसे किया है तो चलो एक बार देख लेते हैं फटाफट से फटाफट। ओके हाँ तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अभी तक किसी का डाउट नहीं है इसलिए आगे बढ़ जाओ, ये समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अच्छा ये क्वेश्चन देखो किसका है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। कुछ नया है कि नहीं कुछ नया, फटाफट बता दो क्या होता है। चल लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है एक बार फटाफट देखो। हम ये कहते हैं कि भाई अगर किसी पेंडुलम का ऑसिलेशन पहले ऐसे करके उसका एम्पलीट्यूड था, है कि नहीं, यहां से लेकर के यहां तक, नेक्स्ट उसका ऑसिलेशन डैम्पिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, एयर के रेजिस्टेंस की वजह से वो इतना हो गया, फिर उसके बाद वो इतना हो गया, फिर इतना हो गया, तो क्या दिखता है आपको, ये डिक्रीमेंट दिखता है ना एक। लेकिन इसकी एक कहानी सुनो, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हम तब कहते हैं जब इनका जो एम्पलीट्यूड है, मान लो कि A1 A2 A3 और A4, इनका जो एम्पलीट्यूड है सक्सेसिव एम्पलीट्यूड बोले तो A1 अपॉन A2, ये एक फिक्स नंबर में आए। कैसे आए तो सुनो, अगर किसी भी पेंडुलम ने ये पहला एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर का बनाया, फिर उसके बाद दूसरा वाला 8 सेंटीमीटर का बनाया, तीसरा वाला वो कितना बनाएगा, लेट्स से 6.4 सेंटीमीटर, तो इनका रेशियो करके देखो 10/8 का और उसके बाद 8/6.4 का, ये सारे रेशियो कैसे आएंगे आपके पास, फिक्स आएंगे 1.25 करके, है ना। लेकिन अब जरा इसकी बात कर लो, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है, तो आंसर है इट इज ए फिक्स्ड नंबर। ध्यान सुनना,
इट इज ए फिक्स्ड नंबर ऑब्टेन्ड, और ये मिलता कैसे है? तो आंसर है ऑब्टेन्ड बाय, अब यहां वाली लाइन को देखो ध्यान से, ये कैसे ऑब्टेन होता है? बाय टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ रेशियो, किसका रेशियो भाई? रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड, ये होता है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। अब ये डेफिनेशन ना मैं कोई घर से अपने पॉकेट से निकाल के नहीं लाया, रियलिटी ये है कि जैसा ये कहता है मैंने वैसे ही लिखा है। इसकी डेफिनेशन आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिल सकती है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, जो चीज आपको जैसे समझ में आए आप वैसे ही लिखो, ठीक है? तो ये हम लिखेंगे और ये एकदम करेक्ट है। तो ये होता है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ये ऐसा लिख सकते हो आप कि इसका फॉर्मूला, ये लिया नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग किसका? दो सक्सेसिव एम्पलीट्यूड का, an अपॉन में an+1। इसको जनरली अगर लिखना हो तो इसको an लिख दो, नीचे वाले को an+1 लिख दो, ठीक है ना? उसके बाद ही आ जाएगा सक्सेसिव। तो ये एक बेहतरीन अच्छा सा टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया। अभी किसी के डाउट्स हैं क्या कोई? हमारे साथ अभी तो डाउट नहीं है किसी के, आगे बढ़ जाते हैं चलो फटाफट से फटाफट। एंड हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट इन इजी वे? सच बताऊं आपको तो ये एक इजी वे ही था, क्योंकि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट में ये एक फिक्स नंबर था। आपको अगर पता है कि हाँ ये फिक्स नंबर है, और कैसा नंबर कहां से मिलता है, ध्यान से देखो, ये फिक्स नंबर हमें तब मिलता है जब हम एक नेचुरल लॉग निकालते हैं। किसका नेचुरल लॉग? तो ये रहा एम्पलीट्यूड का नेचुरल लॉग, इनके रेशियो का एम्पलीट्यूड। बात ठीक है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद कि आपको टॉपिक अच्छे समझ में आ चुका है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना? ओके, नेक्स्ट है केपलर्स थर्ड लॉ। अरे वाह, ये टॉपिक ना हो तो मजा कैसे आएगा भाई, ये तो बहुत जाना पहचाना टॉपिक है ना, केपलर्स थर्ड लॉ। क्या होता है तो सुनो, असल में जब हम बात करते हैं किसी भी प्लेनेट के रिवॉल्यूशन की, ये इस तरह से, तो हम जानते हैं साफ साफ कि सर देखिए ये इलिप्टिकल शेप होती है, इसके दो फोकस होते हैं, एक यहां और एक यहां, इसका सेंटर नहीं होता क्योंकि सर्कल नहीं है ये। अब ऐसे में सन किसी भी फोकस पर हो सकता है, या तो यहां या तो यहां, इससे कोई रूल नहीं बिगड़ेगा, चाहे यहां मानो चाहे यहां मानो, जैसे दुनिया चल रही है वैसे चलती जाएगी, रूल बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। अब इसमें एक प्लेनेट, लेट्स बी से कि ये अर्थ है ना, ये अर्थ जब यहां से रिवॉल्व करके पॉइंट P1 से किसी भी पॉइंट P2 तक आती है, ठीक है, तो वहां पर एक टाइम तो कंटिन्यू बीतता जाता है, ये अपने को अच्छे से पता है, हाँ कि ना? बिल्कुल पता है सर। लेकिन केपलर्स का थर्ड लॉ कहता है कि सर स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, ये क्या मतलब हुआ? आ जाओ थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है ना? अब एक सर्कल में आप बोलेगे सर सर्कल क्यों, प्लेनेट तो इलेक्ट्रिकल में रोटेट करते हैं, सर्कल क्यों बनाया? सर ने सर्कल इसलिए बनाया है बेटा, ध्यान से देख लो, ये चीज क्या है? टाइम पीरियड है कि नहीं? और टाइम पीरियड बिल्कुल भी कभी किसी शेप पर डिपेंड नहीं करता कि वो शेप सर्कल है या स्क्वायर है, टाइम उतना ही लगता है जितना एलिप्स में लगेगा उतना सर्कल में। तो हम जनरली बेसिकली ये जो फॉर्मूला बनाते हैं ये सर्कल की इक्वेशन मान के बनाते हैं। देखो कैसे, जब कोई चीज किसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो वहां कौन सी फोर्स मानते हैं? एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स। आर क्या है? इसकी ये रेडियस, हाँ कि ना? और मास ऑफ प्लेनेट ये रहा डिवाइड में आर स्क्वायर। अब अगर यहां से आप इसका फॉर्मूला निकालोगे v की वैल्यू पुट करके, वो क्या आएगी? 2πr/t। तो अगर हम ध्यान से देख ले भाई, v का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, डिवाइड में t का स्क्वायर, हाँ कि ना? और बचा क्या? gm डिवाइडेड बाय r। जब t स्क्वायर की वैल्यू निकालो कितनी आएगी? फटाफट से बताओ, फटाफट फटाफट रिवर्स कर लो फंक्शन को। तो क्या टी स्क्वायर की वैल्यू आप सबकी ये नहीं आ रही? अगर इसको रिवर्स करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइड में जी एम मल्टीप्लाई आर क्यूब। ये आर क्या था? सर्कल की रेडियस। क्या? सर्कल की रेडियस। लेकिन सर यहां तो रेडियस नहीं होती है। हाँ मैंने बोला कि यहां रेडियस नहीं होती है, इसीलिए
ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। और इसके आधे पोर्शन को क्या बोलेंगे? सेमी मेजर एक्सिस, जिसको हमने लिखा यहां पर कैपिटल आर। तो ये होती है आर, यानी कि स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड। डायरेक्ट किस पे डिपेंड करता है? देख लो जरा आप, ये सारी चीजें कांस्टेंट है ना। अगर ये कांस्टेंट है तो यहां क्या लिख सकते हो? इस तरह से लिख सकते हो ना। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये इसका फंडा, लेकिन फंडा भी खत्म नहीं हुआ, फंडा तो अभी स्टार्ट होगा। कैसे? देखो, ये साफ साफ बता रहा है कि जितना ज्यादा आर होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हम साफ साफ जानते हैं कि अगर अर्थ को 365 डेज लगते हैं ना सन के अराउंड, तो जुपिटर को, नेपच्यून को, जो जितने दूर हैं उनको उतना ही टाइम लगेगा एक चक्कर पूरा करने में, है कि नहीं? बिल्कुल लगेगा टाइम। अब इसके क्वेश्चंस वो हम करेंगे। चलो देख लेते हैं, किसी को डाउट? ओके, थैंक यू। अगर आपको फिजिक्स आसान लग रही है तो चलिए, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा। अब हम आगे देख सकते हैं और भी चीजों को। ओके, चलिए देखते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लेकिन अच्छे होने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी हमारे साथ लेट जुड़ रहे हैं, चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट लाइव के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। लेकिन लाइव रहेंगे, डाउट पूछेंगे तो आपके लिए उतना बेहतर रहेगा, है ना? उतना अच्छा रहेगा अगर आप डाउट के लिए हमारे साथ रहेंगे तो, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए ही लगाई गई हैं। अभी आ जाओ क्लास के लिए, जिनको भी आना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कितने लोग जुड़े हैं? एक सेकेंड, कितने लोग जुड़े हमारे साथ? अराउंड 5 पीपल्स हैं, ठीक है। एनीवेज, जुड़ेंगे, आपका एग्जाम है, मैं उसकी फटाफट तैयारी करा दूं। और आज अपने आप को जगा लो भाई, इसके पढ़ने के बाद आराम से सो जाओ। सो जाओगे, आपको नींद भी अच्छी आएगी कि हाँ कुछ तो पढ़ा ना सोने से पहले, और कल आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम में। चिंता मत करो, ये सब कुछ काम आएगा आपके, क्योंकि अभी मैं और भी चीजें आगे लेकर आया हूं। एनीवेज, अब जरा ये क्वेश्चन देखो, ये कहां से है? लॉ ऑफ इनर्शिया से, है कि नहीं? अच्छा, लॉ ऑफ इनर्शिया में क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन इज सिटिंग इन अ बस एट रेस्ट। एक पर्सन जो बस में बैठा हुआ है, चलो बैठा देते हैं, मान के चलो ये चेयर है, ठीक है ना? अब इस चेयर पे एक पर्सन जो है वो आराम से बैठा हुआ है। लेट्स से कि वो भाई साहब ऐसे बैठे हुए हैं, उसके पैर जमीन पे इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है? ये मान के चलते हैं, ठीक है ना, उसके पैर। द ड्राइवर सडनली स्टार्ट द बस, अचानक से स्टार्ट करता है। वट हैपन्स टू द पर्सन, तो उस पर्सन के साथ क्या होगा? तो पर्सन के साथ मोदी आएंगे मेलोडी मार्टने, ऐसा कुछ? बिल्कुल भी नहीं। इस पर्सन को फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग एक झटका फील होगा, बिल्कुल जैसे हमें सरप्राइज हुआ था जब मेलोडी बांटी गई थी। हमें क्यों नहीं मिली भाई? खैर वो तो एक बात की बात है। अभी हम थोड़ा सा अपनी स्टडी को अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से इन चीजों को सीखना है, राइट ना? अब इस पर्सन के साथ क्या होगा जरा ध्यान से देखो। जब ये बस रेस्ट पर है तो इस पर्सन के पास रुके रहने का इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, वो रुके रहना चाहेगा, हाँ कि ना? अब अगर बस सडन स्टार्ट होगी तो बस की ये सरफेस है, ये उसका सरफेस है जहां पर बस का हिस्सा है। अब जब बस चलेगी, अचानक से चलेगी, तो पर्सन का जो पैर है वो आगे की ओर जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। लेकिन जो अपर बॉडी है वो कहां रहेगी? सर वो रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो वहीं रहना चाहेगी। अगर ऐसा होगा, ये पैर आगे गया, तो पर्सन ऑटोमेटिक पीछे की ओर धक्का खाएगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा? बिल्कुल होगा सर। सो पर्सन के साथ क्या होगा? इट विल फॉल बैकवर्ड जब अचानक से स्टार्ट होगा। और चलते चलते रुक जाए तो क्या होगा? जब एक बार गाड़ी ने चलना शुरू किया तो पूरी बॉडी मोशन ऑफ इनर्शिया में आ जाएगी, इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाएगी। उस टाइम पर ब्रेक लगेगी तो पैर रुकना चाहेगा, हमारी बॉडी इनर्शिया की वजह से आगे जाती रहेगी और हम आगे गिर जाएंगे, है ना? जैसे उस मेला फिल्म में हीरोइन गिरी थी। कैसे गिरी थी भाई? ट्रक मस्त स्पीड में चल रहा है और उस भाई साहब ने एक ब्रेक मारी, वो लड़की सीधा आगे, है ना? फिर आंखों से आंखें चार हुई। हमें अभी पहले यहां आंखें चार करनी है। सिनेरियो क्या है कि भाई यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस पर्सन के साथ क्या होगा? फॉल बैकवर्ड, और चलती रहेगी, ब्रेक मारेंगे तो आगे गिरेंगे। होगा नहीं होगा ऐसा? चलिए, होगा ऐसा। कंटिन्यू करें आगे? चलिए भाई, कंटिन्यू कर सकते हैं।
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। अब ये एग्जैक्ट है कि नहीं यार, ऐसे क्वेश्चन तो मैं काफी सारे पहले भी करा चुका हूं आपको पीवाईक्यू में, ये तो हो जाना चाहिए ना। चलो फिर भी मैं करा देता हूं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट जानना है कि वो है कि नहीं, तो क्या करते हैं भाई साहब, उसके लिए ये टेस्ट होता है। देख लो क्या टेस्ट होता है, डेल एम बाय डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स। सच बताऊं तो ये चीजें आपको जो हमारे मैथ्स के टीचर है ना बहुत अच्छे से कराएंगे यार, आपको सच्ची में उनके साथ पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो है ही कमाल। लेकिन मिलेंगे उनसे हम, वो जो टीचर है ना, जब आपसे मिलेंगे, जब आपको पढ़ाएंगे ना, मजा आ जाए तब बोल देना भाई साहब, वो कसम खा खा कर आपको पढ़ा देंगे ऐसा, और ऐसा पढ़ा देंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और फिर मजाल कि ऐसा क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में ना हो। खैर अभी जरा इस पे भी देख लेते हैं। देखिए ये जो पार्ट है वो किस फॉर्म का है, तो हम साफ साफ इसको इस फॉर्म में कहते हैं कि m dx प्लस n dy इक्वल्स में 0। अब इस इक्वेशन से इसको मैच कर लो, m कौन है भाई साहब, m की वैल्यू क्या मैं वाई स्क्वायर कह सकता हूं, बिल्कुल। और n की वैल्यू को अगर मैच करूं तो क्या मैं 2xy कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं मैं। तो अब अगर ऐसा है तो जरा ये चेक कर लें भाई, पहले मैं लेफ्ट हैंड पार्ट वेरीफाई कभी भी करना हो तो ऐसे करो कि पहले लेफ्ट हैंड पार्ट कैलकुलेट कर लो इस तरह से, और m की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर। और जब वाई स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करोगे पार्शियल डेरिवेटिव तो कितना आने वाला है 2y। अच्छा ये तो हो गया लेफ्ट हैंड। राइट हैंड पार्ट करके बता दो फटाफट यार, डेल n बाय डेल एक्स। डेल n कितना है 2xy है ना, 2xy। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 बचेगा, तो यहां पर बचेगा 2y। क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सर ये दोनों सेम है, सेम है। अगर ये सेम आ रही हैं तो ये कह सकते हैं दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, और वो मैंने सिखाया एक पीवाईक्यू में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये बात क्लियर हुई मेरी? अगर हो गई हो तो चलो आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वेलकम रविंद्र जी, वेलकम। ओके आप हमारी वीडियो का वेट कर रहे थे, चलिए हम भी वेट कर रहे थे आपका। बहुत अच्छा है कि आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे आकाश जी को तो क्लास में बहुत मजा आ रहा है। वैसे कॉन्सिडेंट देखो मेरा भी नाम आकाश है। ठीक है चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आपको मजा आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन हो रहे हैं तो इससे खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हम एक कड़ी मेहनत रहे हैं आप सबके लिए कि अगर आप अच्छे से काम करें तो हमारे कुछ हो बेहतर, वरना तो फिर देश का तो हाल आप भी जानते हैं। तो आप ही सब हैं जो पढ़ेंगे लिखेंगे तो देश में कुछ जागरूकता और अवेयरनेस अच्छे से आ सकती है। चलिए अभी हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन यहां एक रॉन्स्कियन मेथड लगा है। क्या होता है रॉन्स्कियन भाई साहब? ये एक मैथमेटिकल टूल है जो आपको कुछ नंबर, आपको ये बताने में हेल्प करेगा कि कोई इक्वेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये कैसे बताएगा? रॉन्स्कियन बोलेगा भाई साहब मेरी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, और 0 अगर आ गई तो वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा, है ना। और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसके इक्वेशन को हम कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बोले तो यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर लीनियरली डिपेंडेंट आ गई या तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, या तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए गड़बड़ आने वाली है। इंजीनियरिंग में भी आएगी, क्वांटम फिजिक्स में भी आएगी, कैसे काम करती हैं चीजें लेक्चर में होगा बहुत अच्छे से, तब देखेंगे। अभी जरा क्वेश्चन पे देख लें एक बार। हाँ आ जाओ, देखो हमें बोला है द टू सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि y डैश का क्या मतलब होता है? y डबल डैश का मतलब होता है कि 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, हाँ कि ना। अच्छी 2 सॉल्यूशन है, एक ये रहा और एक ये रहा, बोलो हाँ कि ना। अब हमें बोला कैलकुलेट द रॉन्स्कियन एंड स्टेट वेदर और नॉट देयर सॉल्यूशन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। निकाल लेंगे यार, क्या समस्या आ रही है? किसी ने किया पहले ये? चलो करते हैं अपन पहले, है ना। तो रॉन्स्कियन निकालना कैसे होता है? हम इसके लिए ना जो इक्वेशन दे रखी हैं उनका हम डिटर्मिनेंट करते हैं, लाइक y1 y2 y1 डैश और y2 डैश। जब निकालेंगे तो इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज y1 y2 डैश, डिटरमिनेंट सबको आता होगा,
y2 मल्टीप्लाई y1 डैश। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, अगर 0 आ गई तो लीनियरली डिपेंडेंट, नहीं आई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। करें क्या इसको? चलो आ जाओ करते हैं इसको फटाफट से, फटाफट सॉल्व। अगर मेरे साथियों आपने कर लिया हो सॉल्व तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं हूं ना यार, काय को चिंता करते हो, है ना। चलिए W इक्वल्स y1 की वैल्यू कितनी है? आप बोलेगे सर ये तो आपको दिख रहा है, डायरेक्ट निकाल लो ना। y1 sin 2x, ये y1 है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बात अलग आएगी एक, तो डायरेक्ट निकालते हैं। निकालते हैं डायरेक्ट। ये आ जाएगी y1 sin 2x मल्टीप्लाई y2 डैश, इसका डेरिवेटिव करो कितना आएगा? आप बोलेंगे सर ये cos 2x है, माइनस साइन हो जाएगा, तो डेरिवेटिव क्या ऐसा आने वाला है, -2 y1 की वैल्यू। ठीक है ठीक है, हम ये रख रहे हैं, लेकिन इसमें y1 इक्वल्स हो, मेरे से एक क्वेश्चन में यहां पर शायद मिसप्रिंट है, y1 इक्वल्स, ठीक है ना, y2 इक्वल्स है sin 2x, तो यहां कितना आने वाला है -2, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -2 cos का क्या होगा sin 2x, सही है ना, माइनस। अब इसकी बारी आ गई, y2 कितना है cos 2x, मैं नीचे लिख देता हूं cos 2x, और उसके बाद क्या मल्टीप्लाई में y1 डैश, यानी कि इसका डेरिवेटिव sin 2x का, sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो 2 cos 2x। फटाफट सॉल्व करो, ये आ जाएगा -2 sin 2x की मल्टीप्लाई sin स्क्वायर 2x आ जाएगा, माइनस में 2 बाहर और cos स्क्वायर 2x। भाई साहब मजेदार तो है ये, इसमें से -2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, sin स्क्वायर 2x प्लस बचेगा, भाई माइनस बाहर आ गया ना कॉमन में तो प्लस बचेगा, प्लस में cos स्क्वायर 2x। भाई साहब क्या सॉल्यूशन मिला यार, क्या सॉल्यूशन मिला। देखो इसकी वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती है, होती है ना 1, तो क्या आंसर बचा, ये बचता है -2 बचा ना। अब ये -2 आने के बाद मुझे साफ साफ बताओ, ये 0 तो नहीं है ना, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। हाँ कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, राइट। चलिए थैंक यू उमेश जी, थैंक यू। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट आसान लग रहे हैं, और हाँ डेडिकेशन तो देखिए, मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर बच्चों के लिए हम कुछ भला चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात, क्योंकि हम भी इसी देश का पार्ट है। अगर देश में खराब बच्चे आ जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, इसलिए चाहते हैं कि सब बच्चे पढ़ें, अवेयरनेस जागे। नहीं जागेगी, नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर तो वैसे भी बर्बाद होने वाले हैं। कुछ पढ़ लिख लेंगे तो अपने लिए कुछ तो बेहतर कर ही सकते हैं, राइट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है हमारे पास इन एवरीडे यूसेज, और ये मास और वेट का कॉन्सेप्ट है। इन एवरीडे यूसेज द टर्म्स मास एंड वेट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। क्या बात है यार, कैसे यूज होती है, चलो समझाता हूं मैं। देखो हम अक्सर पूछें भाई साहब तेरा वजन कितना है, मोटा होगा तो क्या बोलेगा, मेरा वजन 100 किलो है ना, लेकिन पतला हुआ तो शर्म करेगा, बताएगा नहीं, बोलेगा भाई ये मेरे तो 60 किलो है, 55 किलो वजन है। चलो वजन तो ठीक है, 55 किलो 100 किलो, ये किलो में कब से वजन आ गया यार। वेट जो है क्या होता है भाई, वेट असल में m/g एक फोर्स होती है, एक रिएक्शन फोर्स होती है। अब फोर्स को किस में नापते हैं, फोर्स को तो हम न्यूटन में नापते हैं सर, तो न्यूटन क्यों नहीं बोलते। किसी से पूछो वेट कितना है, 60 kg, 60 किलो, 60 न्यूटन क्यों नहीं बोलते। सुनो, हम ना असल में जब मास को नापते हैं तो उसकी यूनिट होती है केजी, ठीक है ना। और हम अच्छे से जानते हैं एक चीज कि भाई हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं हम सब जनरली सरफेस पर ही हैं। कोई हवा में तोड़ के बताएगा नहीं कि मेरा वजन इतना किलो है, सब सरफेस पे ही है कि नहीं, सरफेस पे कोई हवा में तो नहीं है ना। हाँ ठीक है, अगर हम सब सरफेस पर ही एक ही जगह हैं तो हम जानते हैं सबके लिए जनरली जो ये स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है सबके लिए कितनी होती है, लगभग 9.8 या कह लो 10 के आसपास, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हम हमारे लिए अंडरस्टूड है कि मैं अगर किसी से बोलूं कि भाई तेरा वेट कितना है तो बोलेगा 60 किलो, है ना। वो ये नहीं बोलेगा कि सर 60 गुणे में 10 बराबर 600 न्यूटन मेरा वजन है, वो ये नहीं बोलेगा। ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि 60 किलो का मतलब अगर हम उसका वजन पूछेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई है। हाँ हम वो करते नहीं क्योंकि सबके लिए सेम है ये चीज, तो 60 किलो बोलना ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, ओके ना। तो असल में हम उसका मास बता रहे होते हैं, और एग्जैक्ट
फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो इसने भाई साहब ने क्वेश्चन आगे दिया है कि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये गलत है ना। और अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो 60 केजी बताना गलत होता है, बट एवरीडे यूसेज में बताते हैं। तो फिजिक्स में क्या सही होगा? फिजिक्स में 60 केजी वजन, वेट को 60 केजी ना बोल के ये बोलना पड़ता है, मास को ये बोलना पड़ता है। क्या बात क्लियर है? तो ये इसका डिफरेंस भी है कि जो मास है वो किसी बॉडी का इनर्सिया बताता है, और जो वेट है वो किसी बॉडी की फोर्स बताता है। सुनो थोड़ा सा एग्जांपल और। मान के चलिए कि अगर हम, ये दिमाग में एक चीज आती है यार, ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है हर प्लेनेट के अकॉर्डिंग ये चेंज होती है। मार्स पे कुछ और है, सन पे कुछ और है, चांद पे कुछ और है। पता है एक मजे की बात बताता हूं मैं। हमारे ग्रुप में ना एक फ्रेंड सर्कल में एक मोटा दोस्त था हमारा, तो बोला था यार मेरा वजन बहुत ज्यादा है, मुझे कम करना है। तो एक ने बोला भाई तेरा वजन ठीक है, तू गलत जगह पैदा हुआ है। तो चांद पे पैदा होता ना तो तेरा वजन जो 70 किलो है वो तेरा 45 या फिर 50 केजी होता, 70 होता ही नहीं। उसने बोला ये कैसे? तो उसने बोला कि देख भाई, जो चांद पर इसकी वैल्यू है ये अर्थ के मुकाबले कम होती है। तो अगर तेरा जो भी मास है इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 10 से मल्टीप्लाई ना करके तू 8 से, 7 से, 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो तेरे को वजन कम मिलेगा। वो बोलता है ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। लेकिन वजन यानी कि वेट जो है वो प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज होता रहता है ना। लेकिन हाँ, लेकिन जो मास है उसको किससे नापते हैं? उसके इनर्सिया की वजह से। थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूं मैं कैसे। कि मेरे पता है बचपन में जब मैं इस टॉपिक को पढ़ता था तो नहीं, 40 से 50 तो चलो ठीक है वजन, ज्यादा वजन हो जाए तो चांद पे पहुंच जाओ। आज तुझे चांद तारों की सैर कराऊं। हाँ बिल्कुल, 4 केजी है ना, और 5 केजी ये ठीक है। चांद पे बैठ के तारों की सैर करो, लेकिन नहीं, चांद पे बैठ के चांद की सैर करेंगे। एनीवेज, थोड़ा चलो टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो मैं सोचता था यार एक बात की, अगर हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं राइट, तो जितना ज्यादा वजन होगा उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी। तो अगर वजन ज्यादा होगा तो मैं एक ऐसी जगह जाता हूँ स्पेस में कुछ भी नहीं है, कोई प्लेनेट नहीं है, कोई स्टार नहीं है, मैं खाली स्पेस में मस्त पड़ा हुआ हूँ, है ना। और वहां पर जाने के बाद अगर मैं एक ट्रक को और एक साइकिल को धक्का दूं तो कैसा फील होगा? दिमाग में एक बार आया था कि सर दोनों पे धक्का लगाएंगे तो दोनों की दोनों सेम ताकत से बिना धक्का लगाए फूंक मार के आगे बढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि वजन का तो मतलब ही नहीं है स्पेस में। लेकिन याद रखो, हम ना जब स्पेस में गए तो वहां मास थोड़ी ना बदलेगा। जो उसके अंदर मैटर है, जो उसके अंदर पार्टिकल है, वो थोड़ी ना बदलेंगे, वो उतने ही रहेंगे। क्या कह रहे हैं सर आप? दोबारा बताएं तो सुनो ध्यान से। अब इसको थोड़ा फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझना। एक स्प्रिंग से मैंने ट्रक को बांधा, एक स्प्रिंग से मैंने साइकिल को बांधा। मैंने ट्रक को ऐसे खींच दिया, छोड़ दिया, तो ट्रक आराम से चल के आता है, क्योंकि उसका इनर्सिया ज्यादा है, वो चलना नहीं चाहेगा। लेकिन साइकिल श्यों 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 भागेगी, बिल्कुल भागेगी यार। क्योंकि अपन लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर जो हम पढ़ते हैं फॉर्मूला टाइम पीरियड का किसी स्प्रिंग के लिए, वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता। पेंडुलम का केस याद होगा, एल बाय जी, रूट में एल बाय जी, है ना। स्प्रिंग में देख लो, वहां पर भी, वहां पर चलो ठीक है, लेकिन मास देखो। लेकिन जब हम स्प्रिंग के लिए पढ़ते हैं तो हमारे पास एम बाय के बाय एम, जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ये यूज होता है। यानी कि हम अगर स्प्रिंग यूज करें, अगर स्प्रिंग यूज करें तो वहां पर हम मास से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। बोल दो ट्रक को बांधा, छोड़ेंगे तो वो आराम से आएगा। जितना ज्यादा मास होगा अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उतना टाइम लगाएगा, है ना। एम बाई के लिख सकते हैं कि जितना ज्यादा मास होगा उतना वो टाइम लगाएगा, और साइकिल मूव करने लग जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि साइकिल का मास कम है। तो मास इसी से पता लगा, वरना मैं तो सोच रहा हूं धक्का मारो दोनों साथ चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, इनर्सी का कॉन्सेप्ट हर जगह सेम होता है ना। ट्रक के पास ज्यादा इनर्सी है, उसको धक्का लगाने में ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, साइकिल आराम से चल जाएगी। तो ये मास और वेट का थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट था, डिफरेंट टॉपिक, ठीक है ना। तो मास और वेट अलग अलग होते हैं, ये आपको मैंने डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ जाए थोड़ा सा, चलिए। अच्छा ये क्वेश्चन देखो यार, ज्यादा आगे चलेगा क्या? नहीं ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन एंगुलर स्पीड से यार, पता है ये क्वेश्चन कराने में तो पता है मुझे भी शर्म आ रही थी, कहीं जाके छुप जाऊं क्या मैं क्यों छुपूंगा, मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा। इट इज ए लिटिल कंफ्यूज यार। देखो, कंफ्यूजन अगर ना आए तो मजा नहीं आएगा। जो मैंने बताया एक बार उसको ध्यान सुनना और सोचना। पता है इससे क्या होगा? आपका दिमाग खुद एक्टिव रहेगा। लेकिन जो मैंने बात बताई ना, वो थोड़ी सी ध्यान सुनना,
ठीक है ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर कंफ्यूजन ना रही तो सॉल्यूशन ढूंढने में मजा भी नहीं आएगा। सही कह रहा हूं मैं? तो कभी कभी थोड़ी बहुत चीजें कंफ्यूजन वाली चलती है, फिजिक्स में ऐसी चीजें होनी चाहिए एक दो। ठीक है, ओके। समझ गए बहुत जल्दी, क्या बात है, इतने होशियार हो गए हमारे सारे लोग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अ ग्राइंडिंग स्टोन, कोई सा भी पत्थर है यार, पत्थर तो पत्थर होता है, कंप्लीट्स 100 क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन इन 10 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एवरेज एंगुलर स्पीड। यार निकाल लेंगे इसको तो, बड़ा आसान है। 10 सेकेंड्स में वो 100 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है ना, 100 रिवॉल्यूशन। मैं एक चीज पूछूंगा, एक सेकंड में कितना करेगा? एक सेकंड में सर वो 10 रिवॉल्यूशन करेगा, आरपीएस, हाँ कि ना? तो मुझे साफ साफ बता दो कि एंगुलर स्पीड क्या होती है। आप बोलेंगे सर ये होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि उसने कितना एंगल कवर किया, कितना उसने रिवॉल्यूशन कवर किए एक सेकंड में। तो ये हो सकती है 10, है ना? देख लो ध्यान से, एक अगर स्टोन ने 100 पूरे चक्कर लगाए हैं, 100 चक्कर, तो मुझे बता दो साफ साफ कि सर अगर 100 चक्कर लगा लिए उसने तो कितना एंगल कवर किया होगा, है कि नहीं? आप पूछेंगे नहीं पूछेंगे? आप बोलेंगे सर देखिए एक सेकंड में वो चक्कर करेगा 10 पूरे करेगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर वो एक चक्कर लगाएगा, भाई मैं पूछा हूं कि अगर वो एक सेकंड में एक चक्कर लगाएगा तो कितना एंगल कवर होगा, है ना भाई? ये 360 का एंगल कवर होगा, 2 पाई मतलब 360, और ये रेडियन में यूनिट निकाल रहे हैं, ऐसा यूनिट। तो 2 पाई का कवर होगा नहीं होगा ये एक से एक चक्कर लगाने में इतना एंगल? तो 10 चक्कर लगाने में कितना एंगल कवर हुआ? सर जी 10 चक्कर लगाने में एंगल कवर होगा इतना, और टाइम कितना लिया? एक सेकंड। तो 20 पाई रेडियन पर सेकंड, ये निकलेगी उसकी एंगुलर स्पीड, है ना? ये तो हमने निकाल लिया कि एक चक्कर लगाने में 2 पाई का एंगल, तो 10 चक्कर लगाने में 20 पाई का एंगल, और टाइम तो हमने कर ही लिया एक सेकंड। चलिए यहां तक तो हमारे जून 2025 के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हमें करने हैं कुछ आगे जो डाउट्स आए थे सबके, करें आगे? चलिए मैं अपने थोड़े से टीममेट से थोड़ी बात कर लेता हूं, फिर करते हैं आगे।